मैं अपने पति को खुश रखने के लिए हर हरबा आजमा चुकी थी, मगर वो संतुष्ट न होता। आखिर एक दिन थक हार कर मैं अपनी पड़ोसन के घर गई। मैंने उसको जाकर अपना दुखड़ा सुनाया तो वो कहने लगी, तुम बस एक काम कर दो, देखना कैसे तुम्हारा पति तुमसे खुश रहेगा। उसकी बात सुनकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। अगली रात मैंने वही किया जो उस पड़ोसन ने कहा। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मेरे पति ने, मेरा नाम शिवानी है, मेरी उम्र 25 साल है, मेरी खूबसूरती के चर्चे पूरी कॉलोनी में थे। जो भी नया बंदा कॉलोनी में आता वो सबसे पहले मेरी खूबसूरती के बारे में सुनकर मेरी माँ से मिलने आता था कि जिसकी बेटी इतनी प्यारी है, माँ कितनी खूबसूरत होगी। मैं अपने माँ बाबा की इकलौती औलाद थी। खूबसूरती मुझे विरासत में मिली थी। मेरे बाबा कॉलोनी के इंचार्ज थे, जबकि माँ एक ब्यूटिशियन थी। मैं जब भी कभी काम से फ्री होती तो कॉलोनी में बने गार्डन में चली जाती थी। वहां बाकी फैमिलीज के बच्चे भी होते थे। मैं उनके साथ घंटों खेलती और ये सोचती थी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्या सिर्फ जिंदगी आज है जो हम जी रहे हैं, या फिर उसके बाद भी कोई जिंदगी होगी? मेरे सवालात भी बहुत उलझे हुए होते थे। मैं कई बार अपने स्कूल कॉलेज के टीचर से पूछती तो मुझे वो डांट दिया करते थे कि शिवानी, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। हम लड़कियों की जिंदगी भी मैथ के फॉर्मूलों की तरह उलझी हुई होती है, एक सिरा हल करते हैं तो दूसरा उलझ जाता है। मेरी माँ की शादी मोहल्ले के लड़के से हुई थी। मेरे बाबा मेरी माँ से 10 साल बड़े थे। वो ज्यादातर बीमार रहते थे, उनको दिमाग की कोई बीमारी थी। जब से बाबा बीमार हुए थे मेरी माँ ने घर चलाने के लिए पार्लर खोल लिया था। वो शादी से पहले इन सब चीजों का शौक रखती थी, मगर बाबा से शादी करने के बाद उनके सब शौक ही खत्म हो चुके थे। बाबा सख्त मिजाज के इंसान थे। माँ का खाना पीना और आना जाना सब बाबा के मुताबिक ही होता था। मगर कहते हैं ना, बीमारी इंसान को आधा खत्म कर देती है। मेरे बाबा को भी बीमारी ने आधा खत्म कर दिया था। वो वक्त से पहले ही बुढ़ापे की चौखट पर कदम रख चुके थे। बाबा की बीमारी की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया था। हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहां का मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने बाबा को कॉलोनी में सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पर रख लिया था। भगवान की धरती पर जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। हम इंसानों को बुराई और पाप देख देख कर सिर्फ वही चीजें समाज में नजर आने लगती है, जबकि अच्छाई अब भी मौजूद है। मैं शुरू से ही आजाद तबीयत की मालिक थी। मुझे आम लड़कियों की तरह घुट घुट कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं था। औरत खुद पर जुल्म खुद करवाती है, वरना दुनिया के किसी मर्द में इतनी ताकत नहीं है कि वो औरत का गलत इस्तेमाल कर सके। मेरी सोच सारे समाज से अलग थी। कई बार माँ से कहा गया था कि अपनी बेटी की लगाम कसकर रखो, ऐसी लड़कियों को अपमान और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। न जाने क्यों हमारे समाज में हर चीज को गलत कसौटी पर क्यों रखा जाता है। मैं स्कूल खत्म करके कॉलेज जाने लगी थी। मेरे बाल बहुत लंबे थे और ऐसा लगता था जैसे कोई अफसरा हो। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां पर लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ते थे। जब कभी मैं बाल खोलती तो पूरा कॉलेज ही मेरे बालों का दीवाना हो जाता था। माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि अच्छे घर की लड़कियां इस तरह से नहीं करती हैं। शिवानी, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम एक जवान लड़की हो। तुम्हारे चरित्र पर दाग धब्बा लग गया तो सारी उम्र नहीं उतरेगा। हम लोग गरीब थे। बाबा को जो सैलरी मिलती थी वो सब घर के खर्च में निकल जाती थी। बाबा बहुत बीमार रहने लगे थे। मैं हर वक्त उनकी सेहत के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि प्रार्थना पूरी होने में वक्त लगता है। इस तरह मेरी ये प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई थी और बाबा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बाबा के जाने के बाद हम दोनों माँ बेटी अकेली हो चुकी थी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसे हम अपना दुख बता सकते। बाबा के मरने के 6 महीने बाद ही माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और वो आदमी भी हमारे साथ ही यही कॉलोनी में रहने लगा था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर माँ मुझे बोलने ही नहीं देती थी कि बेशक ये तुम्हारा सौतेला बाप है, मगर है तो बाप ही ना, तुम्हें इसकी इज्जत करनी ही होगी, वरना शिवानी मैं तुम्हें ब्याह दूंगी। बाबा के मरते ही माँ तो बदल चुकी थी। ये सोच सोचकर ही मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। दिल था कि फटने को था, मगर मैं अपना दुख किसको बताती। वो माँ जो हर वक्त मुझे सबक देती थी आज खुद ही उसका विरोध करने पर तुली हुई थी। माँ और मेरा सौतेला बाप अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन मैं थी कि मेरी जिंदगी वहीं रुक गई थी जहाँ बाबा मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ की उम्र बहुत कम थी। जब उनकी शादी हुई थी वो कहीं से भी नहीं लगती थी कि ये मेरी माँ है, बल्कि अक्सर लोग कहते थे कि ये दोनों बहनें हैं। माँ की शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था जब मुझ पर एक ऐसी खबर की कयामत टूटी कि मेरे होश ही उड़ गए। मेरी माँ उम्मीद से थी, वो मेरे सौतेले बाप के बच्चे की माँ बनने वाली थी।
माँ इस बच्चे की खबर पर बहुत खुश थी। वो तो जैसे अपने पति, अपनी नई औलाद और पार्लर में मुझे भूल ही चुकी थी। मैंने अपनी अलग दुनिया बना ली थी जहाँ सिर्फ मैं ही रहती थी। माँ के यहाँ बेटा पैदा हुआ था और वो बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश थी कि उनको बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। कॉलोनी वाला घर मेरे नाम था, लेकिन माँ ने जबरदस्ती उसे अपने बेटे के नाम कर दिया था। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और कामयाब था, लेकिन वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। उसका नाम मयंक था। वो बार बार मुझसे शादी का इजहार भी कर चुका था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी क्योंकि मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया, मेरा बाप छोड़कर चला गया, वहां मैं शादी क्या करती। एक दिन मैं घर पर गई तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे खाना बनाकर दे दो। मेरे पेट में बहुत दर्द था। जब मैंने माँ से खाना बनाने को कहा तो मेरे सोतेले बाप ने मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि मेरी पत्नी को ऑर्डर देती है, तेरे हाथ टूटे हैं क्या, खुद नहीं बना सकती है क्या। माँ ने एक बार भी उन्हें मना नहीं किया। मैं गिरती पड़ती किचन में चली गई और अपने लिए रोटी बनाई। उस दिन के बाद से मुझे घर आना मौत लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं घर से कहीं भाग जाऊं और जाकर कहीं दूर बसेरा कर लूं। इस बीच मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उस लड़के से शादी कर लूं। पहले ही वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो मुझे कुछ ना भी दे सका तो कम से कम इज्जत की रोटी तो खिला ही देगा। जहां मेरी खूबसूरती के पहले ही चर्चे थे, वहीं पर लोग मेरी किस्मत पर सोग मनाया करते थे और कहते थे कि ऊपर वाला किसी को शिवानी जैसी किस्मत न दे। मैंने अगले दिन मयंक से बात की कि तुम अपने माँ बाबा को मेरे घर पर भेजो ताकि वो मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग सके। अगर मैं चाहती तो मैं घर से भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि सारी जिंदगी के लिए मेरे चरित्र पर धब्बा लग जाता। मेरी माँ तो सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मुझे एक एक बात याद थी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। अगले ही दिन मयंक ने अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेज दिया। मेरी माँ ने रिश्ता देखते ही हाँ कर दी। उस लड़के की जांच पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा और ठीक 3 दिन बाद मेरी शादी उससे करवा दी गई। मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए मयंक के साथ आ गई थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मयंक कॉलेज में पढ़ता था। शादी के फौरन बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि अब पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। मैंने ऑनलाइन 1-2 कोर्स भी कर लिए थे ताकि जरूरत पड़ी तो मयंक की मदद कर सकूंगी। मयंक अभी पढ़ रहा था। मयंक के 5 बहन भाई और थे। मयंक ने शादी करने के बाद किराए का मकान ले लिया था। उसका कहना था कि मैं तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फैमिली में रहो और वो कोई ऐसी बात करें जिससे तुम्हें बुरा लगे और तुम दुखी हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मयंक के पास एक घड़ी थी जिसकी जंजीर नहीं थी। वो हर वक्त उस घड़ी को अपने पास रखता था, लेकिन जब मैं उससे पूछती कि तुम ये घड़ी क्यों नहीं पहनते तो बस वो ये कह देता कि यूं ही नहीं पहनता, क्योंकि अगर मैं घड़ी पहन लूंगा तो मेरा खून रुक जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगती थी कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, घड़ी पहनने से भी किसी का खून रुकता है भला। तो वो कहता तुम्हें नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है। मयंक को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद थे। शायद यही वजह थी कि वो मेरे बालों की वजह से ही मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो गया था। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही आलीशान घर था जिसमें एक औरत रहती थी। मैं जब कभी छत पर जाकर अपने बाल खोलती तो अपने घर से देखकर मेरे बालों की दीवानी हो जाती थी। अक्सर उसने मुझे कहा कि शिवानी, अगर तुम चाहो तो अपने बाल मुझे दे सकती हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दूंगी और तुम उन पैसों से बहुत अमीर हो जाओगी, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं अपने बाल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मयंक को ये बाल बहुत पसंद थे। मेरे पास बालों के लिए कंघा भी नहीं था। मैं अपने बालों को हाथ से ही सुलझाती थी। मेरा पति जब भी ये देखता तो शर्मिंदा हो जाता और मुझे कहता, शिवानी एक बार बस मैं पढ़ाई पूरी कर लूं, उसके बाद मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। अभी मैं जो कुछ कमाता हूँ मैं अपनी माँ को दे देता हूँ और कुछ पैसे इस घर के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अलग घर में रहना शुरू किया हूँ, वरना मैं माँ को नहीं छोड़ सकता था। हमारी शादी के बाद पहली दिवाली आ रही थी। हम दोनों ही तैयारी कर रहे थे, मगर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती रहती है। अपने प्यारों को गिफ्ट देते रहना चाहिए ताकि मोहब्बत का रंग गहरा ही रहे। मैंने कई बार मयंक को देखा था कि उसे वो घड़ी बहुत पसंद थी, मगर वो उसे नहीं पहनता था क्योंकि उसको पहनने के लिए उसकी जंजीर ही नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर अपनी हालत पर रोती रहती थी। दिवाली आने वाली थी और हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना था।
मगर समझ नहीं आता था कि क्या दूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई जरिया। कुछ सोचकर मैं सामने वाली औरत के घर चली गई और जब वापस लौटी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जज्बात थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं दरवाजे पर बेजान सी गिरी थी। कुछ देर बाद जब मयंक घर लौटा तो मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गया और फौरन मुझे उठाकर कहने लगा, शिवानी परेशान मत हो, भगवान है ना हमारे साथ। मैं समझती थी कि मर्द बहुत ताकतवर होते हैं मगर दिल तो वो भी रखते हैं ना। मयंक को उस रात मैंने बहुत परेशान देखा था। कई बार मैंने जब पूछा तो वो कह देता कि बहन की शादी है, दहेज का बंदोबस्त करना है, हालात अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ कैसे करूं। मयंक सारी रात नहीं सो सका था। वो अजीब सी उलझन में गिरफ्तार था। मैंने कई बार उसे करवट बदलते देखा मगर पूछने की हिम्मत न कर सकी, क्योंकि मैं जितना मर्जी पूछ लेती वो मुझे ना बताता। अगले दिन मयंक काम पर चला गया और मैं भी घर में बिजी हो गई। कल मैं सामने वाली उस पड़ोसन के पास गई थी तो उसने मुझे आज मिलने को वक्त दिया था। मैं उसके घर चली गई और अपने सर के सारे बाल कटवाकर उसे दे दिए। उसने बदले में मुझे 6,000 रुपये दिए थे, जो मैं लेकर सीधी मार्केट चली गई। वहां अलग अलग दुकानों से मैंने मयंक की घड़ी के लिए जंजीर देखी ताकि उसे गिफ्ट दे सकूं। उसकी घड़ी से मिलती जुलती एक जंजीर मुझे मिल गई थी जिसकी कीमत 2,000 थी। मैंने वो जंजीर ली और बाकी बचे पैसों से घर का राशन लिया और घर वापस आ गई। मेरे सर के बाल कट चुके थे। मैं अजीब सी लड़कों जैसी लग रही थी। आंसू उबल उबल कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे। दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर मयंक ने मुझे नापसंद कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। जब से शादी हुई थी मयंक ही तो मेरा सहारा था। आज मयंक घर देर से आया था। मैं काफी देर उसका इंतजार करती रही थी। अपने बालों को मैंने दुपट्टे से छुपाया हुआ था ताकि मयंक की नजर उन पर ना पड़े और वो गिफ्ट देखने से पहले ही उदास ना हो जाए। मयंक जब घर वापस लौटा तो वो मुझे ऐसे देखकर चौंक गया। तभी उसकी नजर कुछ अजीब तरह से मुझ पर पड़ी। मयंक ने मुझे कहा, शिवानी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम जानती हो मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे बालों के लिए कंघा और खूबसूरत सी पिंस लाऊं, क्योंकि उनकी खूबसूरती ही इतनी है। मयंक ने जेब में हाथ डाला और मेरा गिफ्ट निकाला तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो गिफ्ट मेरे बालों के लिए था जो अब नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए अपने पति को उसकी घड़ी की जंजीर दिखाई और उसके साथ ही सर से दुपट्टा उतार कर दिखाया तो मेरे बालों को देखकर वो परेशान हो गया। मैं रो पड़ी थी कि मयंक मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तुम फिक्र मत करो और भगवान के लिए मुझे तलाक भी मत देना। मैं अभी बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हारी ही पत्नी हूँ। मैं दीवानों की तरह बोल रही थी और मयंक ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, शिवानी जो गिफ्ट तुम लाई हो मैं तो वो घड़ी ही बेच चुका हूँ। तुम जानती थी वो घड़ी मेरी नानी ने मुझे दी थी, मगर तुमसे ज्यादा मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो सिवाय गुर्बत के तुमने देखा ही क्या है। हम दोनों के गिफ्ट बेकार थे, क्योंकि ना ही मेरे पास अब बाल थे और ना ही मयंक के पास अब वो घड़ी थी। मगर अहमियत गिफ्ट की नहीं होती, जज्बात की होती है। लेकिन अपनी जगह हम दोनों का बहुत ही नुकसान हुआ था, मगर हम एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। ऊपर वाला अगर हमसे कुछ छीन लेता है तो उससे बेहतरीन शक्ल में वापस भी कर देता है। जैसे बाबा गए तो इतनी मोहब्बत करने वाला पति दे दिया। मेरी माँ ने कभी पलटकर मुझे नहीं देखा था। मयंक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अब बैंक में जॉब भी मिल गई थी। जहाँ कुछ साल पहले हम गरीब थे वहीं अब हालात हमारे बेहतर हो चुके थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।